वन आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट 2 सॉल्यूशन दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 वाला बता रहे थे। प्रीवियस ईयर 2019 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बता रहे थे, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था। वहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन करवा दिए थे, जिसको हम लोग पार्ट 1 बोले थे, ठीक है। उसको हम लोग बोले थे पार्ट 1। और ये जो सेकेंड आएगा वो क्या हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 से चलेगा, 5 तक करवा दिए थे तो पार्ट 1 हो गया। और 6 से 9 तक करवा रहे हैं वो पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक सेकेंड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें पूछा गया है ए नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए में डिफाइन द परफेक्ट डिफिशिएंट एंड रिडंडेंट ट्रस। तो ये आपको थ्योरी में भी बताए थे, याद हो आपको तो, है ना। जो ऐसे करके 2J-3 करके फॉर्मूला दे के बताए थे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी पूछा हुआ है। तो आप थ्योरी में ये चीज़ पढ़ाया हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। तो डिफाइन द परफेक्ट डिफिशिएंट एंड रिडंडेंट ट्रस क्या होता है। तो परफेक्ट ट्रस जो होता है, परफेक्ट फ्रेम इज दैट विच इज मेड अप ऑफ मेंबर जस्ट सफिशिएंट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम when loaded without any change its shape. The number of joints and the number of members in the truss satisfied the equation, ठीक है। satisfy the equation। वो इक्वेशन क्या है, 2J-3। कहने का मतलब ये परफेक्ट ट्रस क्या होता है कि अगर इस इक्वेशन को 2J-3 को n इजकल टू 2J-3 को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट ट्रेस। अगर अगर लेस हो जाता है तो डिफिशिएंट, अगर ओवर हो जाता है तो रिडंडेंट, ठीक है। तो ये होता क्या है, एन हो गया जो नंबर ऑफ मेंबर हो गया, या एम से भी लिखते हैं, वहां पे पढ़ाए होंगे तो एम से लिखा हुआ होगा, एम इजकल टू 2J-3। तो जो एम है या एन है वो क्या है, नंबर ऑफ मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर। जे क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट, नंबर ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। नंबर ऑफ ज्वाइंट अभी बता रहे हैं, सभी को एग्जांपल दे देके बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो परफेक्ट ट्रस जो होता है, परफेक्ट फ्रेम इज डैट विच इज मेड अप ऑफ मेंबर जस्ट सफिशिएंट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। उतने मेंबर प्रोवाइड करे जितना में वो क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। वो कैसे हम लोग को पता चलता है, तो इस इक्वेशन से पता चलता है। n इजकल टू या m इजकल टू 2J-3, जहाँ n या m दोनों लिखा रह सकता है, n भी लिखा रह सकता है और m से भी लिखा रह सकता है, दोनों का मतलब मेंबर है, ठीक है। तो m इजकल टू 2J-3, ठीक है। जहां पे एम मेंबर होगा और जे क्या होगा, ज्वाइंट होगा। अब इसका एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाएंगे, बहुत बेटर समझ में आएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि ए ट्रस है, ठीक है। ट्रस है तो ए बी सी डी, इसमें कितने मेंबर है, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर। यानी नंबर ऑफ मेंबर कितना है, पांच। ज्वाइंट कितना है, ए ज्वाइंट है, बी ज्वाइंट है, सी ज्वाइंट है, डी ज्वाइंट है। कितना ज्वाइंट है, डी ज्वाइंट है। तो ज्वाइंट कितना हो गया, फोर हो गया। तो एन इजकल टू 2J-3, 2 इंटू जे का वैल्यू यानी ज्वाइंट का वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 - 3 आ गया 5। तो देखिए इस मेंबर में, इस ट्रस में कितना मेंबर था पहले से, ये देखिए एक सेकेंड, पहले से कितना मेंबर था, पांच मेंबर था। और ये जो अभी निकल के आया ये क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। जो पहले से है ये इसका अपना वाला है, और इसको कितना चाहिए, इसको परफेक्ट होने के लिए कितना चाहिए, तो देखिए आया है उस फॉर्मूला से कितना आया है, पाँच ही आया है, ठीक है। तो यानी दोनों बराबर हो गया ना। ये पाँच का वैल्यू अगर आप समझ रहे हो तो, कि 2J-3, 2J का वैल्यू कितना, फोर, ज्वाइंट का वैल्यू फोर, तो 2 × 4 - 3 हो गया है कितना वैल्यू, 5। अब पहले से भी कितना था, 5। तो ये हो गया परफेक्ट ट्रस।
पहले जितना नंबर ऑफ मेंबर है उतना ही रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो अगर बराबर आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट ट्रस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट ट्रस है। आर्टिफिशिएंट ट्रस क्या होता है, लेस होना, लेस हो जाएगा जितना हमको जरूरत है। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपको बुक लाना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बुक लाना है, 100 रुपये का बुक है, आपको 100 रुपया मिल गया, घर से 100 रुपया मिल गया, तो आप क्या बोलेंगे, परफेक्ट है। अच्छा, 100 रुपया का बुक है, आपको 90 रुपया मिला, तो आपको डिफिशियंट है, आपको पूरा पूरा मिला नहीं मिला, तो आपको ये क्या हो गया, लेस देन रहेगा, था डिफिशियंट। था 100 रुपया, आप पापा खुश होकर आपको दे दिए 120 रुपया, तो आपको क्या हो गया, ओवर हो गया, ठीक है, रिडंडेंट हो गया। तो यही कहानी है यहाँ भी। अगर बराबर हो गया नंबर ऑफ, जो ये इक्वेशन है 2j-3, ये इक्वेशन के बराबर हो गया अगर मेंबर, तब तो परफेक्ट है। जैसे कि पहले से इसमें 5 मेंबर था और आया भी कितना मेंबर, 5 मेंबर, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट है। लेकिन डिफिशियंट क्या होता है, ए डिफिशियंट ट्रस इज एन इम्परफेक्ट ट्रस इन विच द नंबर ऑफ मेंबर आर लेस देन 2j-3। इससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। इसमें देखिए कितना मेंबर है, 1 2 3 4, 4 मेंबर है। आना चाहिए इक्वेशन में कितना, 4 आ जाता तो परफेक्ट हो जाता, 4 से कम आएगा या ज्यादा आएगा तो ज्यादा आएगा, सॉरी, कम आएगा तो कम आएगा तो डिफिशियंट है, ज्यादा आएगा तो ओवर, ठीक है। तो यहाँ तो लेस देन वाला बना रहे हैं तो लेस ही आएगा। जे इजकल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट, तो 2 × 4 - 3, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 8 - 3 5। और आपको कितना था, 4 ही था, ठीक है, आपको कितना था, 4 था। आई है रिक्वायर्ड कितना है, 5 है, और मेंबर यहाँ पे ट्रस्ट में कितना है, 4 ही है। तो आपको क्या हो गया, कम पड़ गया ना। हमको इसको परफेक्ट बनाने के लिए 5 मेंबर चाहिए, तब ये ट्रस्ट परफेक्ट बनता। लेकिन है कितना मेंबर यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 ही मेंबर है, हमको चाहिए कितना, 5 चाहिए, तो ये क्या हो गया, डिफिशियंट हो गया, ठीक है। चलिए ओवर वाला समझते हैं, रिडंडेंट ट्रस्ट। ए रिडंडेंट ट्रस्ट इज एन इम्परफेक्ट ट्रस्ट, ये भी इम्परफेक्ट होता है, इन विच द नंबर ऑफ मेंबर आर मोर देन 2j-3। जैसे यहाँ पे देखिए कितना मेंबर है, 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। अच्छा, कोई सोच रहे होंगे कि एक ही में 6 हो गया, और एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ज्वाइंट यहाँ पे अगर ज्वाइंट कंसीडर कर रहे हैं, देखिए एक चीज और बता देते, ऐसे क्लास में भी बताए होंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज फिर से बता दे रहे हैं। अगर आप यहाँ ज्वाइंट कंसीडर करते हैं, ज्वाइंट कंसीडर करते हैं, तब मेंबर अलग अलग हो जाएगा, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, इस तरह से हर एक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ज्वाइंट कंसीडर, दोनों में सेम ही आता है, कोई गड़बड़ नहीं होगा, करके देखिएगा, ठीक है। ये करके अभी दिखाते हैं। अगर हम ज्वाइंट कंसीडर नहीं करते तो ये वाला एक ही मेंबर होगा, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4, ये 5, ये 6, ठीक है। ये मतलब यहाँ से यहाँ एक मेंबर हो गया, ये यहाँ से यहाँ एक मेंबर हो गया। अगर ज्वाइंट कंसीडर नहीं करते हैं आप, तब दोनों सेम ही रहेगा, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए आप क्या क्या बोलिए, ज्वाइंट अगर कंसीडर करेंगे तो ज्वाइंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो चलिए ज्वाइंट नहीं कंसीडर करते हैं, ये करके भी एक बार दिखाएंगे। तो 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, ठीक है, 4 ज्वाइंट है। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो एन 2 × 4 - 3, तो कितना हो गया, 2 × 4 8 - 3, कितना हो गया, 5। हमको रिक्वायर्ड है कितना, 5, मतलब हमको चाहिए था 5, अब मिल रहा है कितना, मिल रहा है 6, कितना मिल रहा है, 6। तो ये क्या हो गया, ओवर हो गया ना, ये क्या हो गया, यहाँ पे ओवर हो गया। तो ओवर हो गया तो क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया, क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आइए यही, अच्छा, अगर हम कंसीडर करते हैं, इसको ज्यादा कर लेते हैं, मतलब ज्वाइंट बढ़ा देते हैं, ज्वाइंट अगर हम 5 को कर लेते हैं, ज्वाइंट 5 को, तो ये मेंबर अब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8, 8 मेंबर हो जाएगा। फिर भी देखिए बात सेम ही होगा, 2 × 5 - 3, 5 × 10 है, 10 में से 3 गया 7, देखिए फिर भी क्या है, 7 से 8 ज्यादा है, ठीक है।
हमको रिक्वायर्ड क्या है, जितना हमको रिक्वायर्ड है उससे हमको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मेंबर दिया हुआ है। ये ट्रस्ट में हमको 7 ही मेंबर चाहिए। कितना मेंबर चाहिए, 7, लेकिन है कितना, 8 है। ठीक है, अगर इधर से भी देखते हैं हमको चाहिए 5, लेकिन इसमें कितना मेंबर है, 6 मेंबर है, तो ये रिडंडेंट ट्रस्ट हो गया। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द लोडेड ट्रस सोन इन फिगर, मेक यूज द सिमेट्री ऑफ द ट्रस एंड द लोडिंग एंड ऑफ द लोडिंग। ये ऐसा क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, आपको बताए हैं, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन में करवाए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बता रहे हैं। दिस इज ए परफेक्ट ट्रस्ट, ये क्या है, एक परफेक्ट ट्रस्ट है। तो जो यहाँ पे लोड लगेगा उसके बारे में बता दें, तो सब लोड तो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, आप जानते हैं कि जहाँ पे ज्वाइंट होता है या जहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल। जैसे ये यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोड लग रहा है तो ऊपर से लोड लगा रहा होगा तो नीचे से भी रिएक्शन देगा, वर्टिकल रिएक्शन भी ए हो गया, यहाँ भी रिएक्शन देगा भी ई हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल फोर्स होगा, एक हॉरिजेंटल फोर्स होगा तो क्या हो जाएगा, एच ए हो जाएगा, हॉरिजेंटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो गया, हॉरिजेंटल फोर्स, नीचे से क्या है, वर्टिकल रिएक्शन लगा रहा है। अच्छा, एक 30 किलो न्यूटन का लोड है, 60 किलो न्यूटन का लोड है, 30 किलो न्यूटन का लोड है। यहाँ तक फिगर किन्हीं को कोई दिक्कत है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आते हैं समेसन जितने भी हॉरिजेंटल में फोर्स है, ये हमको भी ए निकाल लेना है, भी निकाल लेना है, हॉरिजेंटल फोर्स निकाल लेना है। ठीक है, तीनों, बाकी सब तो फोर्स पता है, 30 किलो न्यूटन है, 60 किलो न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन, ये सब पता है। भी ए नहीं पता है, रिएक्शन यहाँ का पॉइंट ए का रिएक्शन नहीं पता है, पॉइंट ई का रिएक्शन नहीं पता है, यहाँ पे हॉरिजेंटल फोर्स नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजेंटल फोर्स नहीं पता है, तो अब क्या करना है, हॉरिजेंटल फोर्स निकालना है, वर्टिकल फोर्स निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो हॉरिजेंटल फोर्स मेरे पास 3 इक्वेशन होता है, समेसन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, समेसन ऑफ एफ वाई जीरो और जीरो, समेसन ऑफ मोमेंट पॉइंट ए इजकल टू जीरो। अब ए के अबाउट लीजिए या ई के अबाउट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका आंसर सेम ही आएगा। तो समेसन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, समेसन ऑफ एफ वाई जीरो, और टोटल मोमेंट का समेशन भी क्या होगा, जीरो होता है। 3 इक्वेशन हम लोग को मिलता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, हॉरिजेंटल में सिर्फ एक ही फोर्स है, तो एक ही फोर्स है यानी एच ए इजकल टू जीरो, एक ही फोर्स है तो उसी के बराबर जीरो हो जाएगा, और कोई फोर्स रहता तो ना, यहाँ पे बस एक ही है, हॉरिजेंटल फोर्स एच ए। अब आते हैं वर्टिकल फोर्स, बहुत सारा है। वर्टिकल फोर्स में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे वर्टिकल भी ए 30 किलो न्यूटन है, 60 किलो न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन है, भी है। ठीक है, कितने फोर्स आपके पास है, भी ए है 30 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, भी कितना है। तो ये वर्टिकल वाला फोर्स में देखेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो, भी है, अपवर्ड वाला को प्लस ले रहे हैं। ठीक है, तो अपवर्ड वाला को प्लस, नीचे आ रहा था 30 किलो न्यूटन, माइनस ले लिए, फिर माइनस 60 किलो न्यूटन, माइनस 30 किलो न्यूटन, क्योंकि नीचे आ रहा था तीनों। अब भी कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो भी इजकल टू जीरो। तो भी ए प्लस भी इजकल टू कितना, 30 60 90 30 120, तो भी ए प्लस भी इजकल टू 120 किलो न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, मोमेंट अबाउट ए लेना है। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट ए मतलब मोमेंट आपको सबको पता होगा कि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे फोर्स क्या है आपका, फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है भी ए के अबाउट लेना है, इसी अबाउट के लेना है। तो इसके अबाउट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगा नहीं ना, उसी देखो, देखिएगा ध्यान से, ए कोई ए पॉइंट है, ठीक है, ए लाइन है, आई इसी के बी है, बताइए ये दोनों में कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है नहीं है, 0 डिग्री है ना, या 180 डिग्री बोलेंगे इसको, 180 डिग्री नहीं, 100 इधर देखिए, इधर रहता है ऐसे तो 180 डिग्री, और दोनों एक ही तरफ है तो 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री बना रहा है, तो हमको क्या लेना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, लेकिन ये 0 है तो ये वाला मोमेंट नहीं होगा।
ठीक है, इसका मोमेंट नहीं होगा। चलिए 30 किलो न्यूटन, ए भी ए तो खत्म हो गया, भी ए खत्म हो गया, भी ए इंटू जीरो, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस है ही नहीं, तो भी ए इंटू मोमेंट क्या हो जाएगा, भी ए इंटू जीरो, तो जीरो तो भी ए इंटू जीरो तो उसको लिखे ही नहीं है, ठीक है। मतलब मोमेंट अगर हम यहाँ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, भी ए इंटू जीरो प्लस ऐसे, ठीक है। तो भी ए इंटू जीरो, दूसरा लोड लेते हैं 30 किलो न्यूटन वाला को लेते हैं, कोई के भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई फोर्स को पहले ले सकते हैं। तो चलिए 30 वाला को पहले लेते हैं, तो 30 गुने ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखिए कैसे डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। ऐसे तो आप लोग एकदम सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी सिखा रहा है। 30 किलो न्यूटन है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है, तो 30 गुने 5 हो जाएगा मोमेंट, ठीक है। तो 30 इंटू 5, तो देखिए 30 इंटू 5, ये वाला देखिएगा, ठीक है, 30 इंटू 5 है। इसमें उधर से लिए हैं, पीछे से लिए हैं, इधर इधर से ले रहा है, अच्छा कोई कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मतलब कहीं से भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये 30 इंटू 5 वाला यहाँ से है, ये वाला 30 इंटू 5 हो गया। एक बार इधर से कर देते फिर इधर से भी समझा देते हैं। 60 वाला को अगर देखे, 60 वाला को देखे तो 60 तर से ए का पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर ई या 5 मीटर ई, टोटल कितना हो गया 10 मीटर। तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो देखिए कितना हो गया 60 इंटू 10 मीटर, 60 इंटू 10 मीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद कौन है, 30 वाला है, तो 30 वाला के लिए कितना हो जाएगा, फिर है 30 वाला, तो 30 वाला के लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा 5 ही, तो कितना हो गया 5 5 10 5 15, कितना हो गया टोटल 15, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 30 इंटू 15। उसके बाद कौन बचा, भी ई, उसके बाद कौन बचा, उसके बाद कौन बचा, भी ई बचा, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया भी ई, तो भी का डिस्टेंस कितना 5 5 10 5 15 5 20, ये अपवर्ड है तो प्लस ले रहे हैं, ये सब डाउनवर्ड था तो माइनस ले लिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका कहानी, तो ये हो गया कितना, भी ए इंटू 20, अपवर्ड था तो प्लस, बाकी सब डाउनवर्ड था तो माइनस, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या करना है, बस भी का वैल्यू निकाल लेना है। तो 30 गुने 15, 60 गुने 10 और 30 गुने 5, सबको उधर भेज देंगे, तो 400 प्लस 50 प्लस 600 प्लस 150, टोटल जोड़ेंगे 1200, भी इजकल टू 1200/20, आ गया 60 किलो न्यूटन। तो भी का वैल्यू पता है, भी का वैल्यू पता है, और भी जो इक्वेशन फर्स्ट था वहाँ क्या था, भी ए प्लस भी इजकल टू 120 किलो न्यूटन, तो इसमें भी का वैल्यू पता हो गया तो भी ए का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, भी ए प्लस भी इजकल टू 120 किलो न्यूटन, ठीक है। तो भी का वैल्यू धर दिए 60 इजकल टू 120, तो भी इजकल टू 120 माइनस 60 यानी 60 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल फोर्स था 0, भी ए था 60 किलो न्यूटन, भी था 60 किलो न्यूटन, आ गया। चलिए जब इतना आ गया तो एंगल जो मेथड ऑफ ज्वाइंट पढ़ाए होंगे उससे करके फोर्स हम लोग निकाल लेंगे, बहुत सिंपल। तो एंगल, अब एक बार एंगल निकाल लेते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, अब कहीं ज़रूरत पड़े तो पहले ही हम लोग निकाल लेते हैं। द फाइंड एंगल θ1 एंड θ2, θ1 यानी θ1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में हमको θ1 निकालना है। θ1 किसको बोल रहे हैं बाबू, θ1 ए है, θ2 ए है, ठीक है। तो θ1 निकालना है, तो आप tan थीटा इजकल टू क्या पढ़े हैं, P/B, ये 5 मीटर है, वो 4 मीटर है, तो 4/5, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। और θ2 के लिए भी आते हैं तो ये भी ऐसा ही है, 4 मीटर है, ये वाला 4 मीटर है, ये कितना है 5 मीटर है, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो tan θ1 इजकल टू 4/5, θ1 इजकल टू tan इनवर्स 4/5, 38.65। सिमिलरली फॉर θ2 का कितना हो जाएगा 38.65, ठीक है। तो θ1 आ गया, θ2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मेथड ऑफ ज्वाइंट सब पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास किए होंगे तो आप अच्छे से पढ़े होंगे। अब बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, क्या क्या सिंपल होता है अभी हम समझा रहे हैं कि मेथड ऑफ ज्वाइंट एट ए पॉइंट या ज्वाइंट ए, जिस ज्वाइंट, इतना बड़ा फिगर दिख रहा है ना, देखिएगा बहुत इजीली समझा देंगे, इतना इजी से आप कभी नहीं सीखेंगे।
इसमें कौन कौन सा ज्वाइंट दिख रहा है जो पहले बताइए आप। इसमें आपको हर ज्वाइंट पे निकालना, हम बस एक ज्वाइंट निकाल के दिखाएंगे। आपको ये ए ज्वाइंट दिख रहा है, बी ज्वाइंट दिख रहा है, सी ज्वाइंट दिख रहा है, डी ज्वाइंट दिख रहा है, ई ज्वाइंट दिख रहा है, एफ ज्वाइंट दिख रहा है, जी ज्वाइंट दिख रहा है, एच ज्वाइंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है बाबू, अच्छा इसके बाद कुछ डायरेक्ट रूल भी बताए थे, तो डायरेक्ट रूल से भी आप पता कर सकते कि 60 किलो न्यूटन है तो ये भी 60 किलो न्यूटन होगा। जब चार को क्रॉस करता था तो ये दोनों क्या होता था, बराबर होता था। ऐसे पढ़ाए थे आपको। ठीक है, तो उस तरह से डायरेक्ट रूल करके भी निकाल सकते हैं। अगर जो मेरा क्लास किए होंगे तो डायरेक्ट रूल से भी निकाल सकते हैं आप, और नहीं तो मेथड ऑफ ज्वाइंट लगा लीजिए। ठीक है, अब मेथड ऑफ ज्वाइंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, दम एक लाइन में सीख जाइएगा, दम यही पे है, कुछ नहीं। फोर्स निकालने के लिए अगर आप सीख गए, नहीं सीखे तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए। फोर्स निकालने के लिए सीख गए, बस एक ही काम करना है कि जो ज्वाइंट पे निकालना है उस ज्वाइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, काट दीजिए ऐसा करके, फिगर ऐसे करके काट दीजिए। तो काटिएगा तो ये क्या बचेगा, देखिए तो एगो हॉरिजेंटल फोर्स इधर लग रहा है, ए ज्वाइंट को देख रहे हैं बाबू, ध्यान से ए ज्वाइंट को देख रहे हैं। तो ए पे कौन कौन फोर्स लग रहा है वो देखिए, एच ए लग रहा है, नीचे से कौन लग रहा है, वर्टिकल भी ए लग रहा है, वर्टिकल भी ए लग रहा है, और ए वाला जो इधर जा रहा था, है ना, देखिएगा ध्यान से कौन सा फोर्स, देखिएगा ए पर कौन कौन सा फोर्स, पूरा नहीं लेना, इतना दूर के दिखाते हैं। इसको नाम दे देते फोर्स ए बी, इसको नाम क्या दे देते, फोर्स ए बी। तो ये कैसे थीटा वन पे इंक्लाइंड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा वन पे इंक्लाइंड कितना, एफ ए बी। अब कितना है थीटा यहाँ से, थीटा वन, थीटा वन। अच्छा एक और फोर्स है ना, ये ए है, ये एच है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ ए एच। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल पे ही है, कितना, एफ ए एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यही मेथड ऑफ ज्वाइंट होता है कि उस ज्वाइंट पे जितना फोर्स है सबको खाली दिखा दीजिए। ठीक है, दिखा के कंपोनेंट तोड़ दीजिए। फोर्स ऑफ रेजुलेशन पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े तो अभी जस्ट बता रहे हैं। तो ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा बी वाला के लिए देखिए, तो बी आपको खुद बनाना पड़ेगा, हम खाली अभी कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बी पे कौन कौन फोर्स है, नीचे से एक फोर्स है भी, नीचे से एक फोर्स भी, थीटा टू है, थीटा टू है यहाँ पे, और ये फोर्स कितना है, ई से डी, तो इसका नाम दे दे फोर्स ई से डी। और एक और फोर्स कौन है, ई से एफ, ये वाला फोर्स कौन है, ई से एफ, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ई से एफ। तो यही तीनों फोर्स है, तो इसका निकाल लीजिएगा। तो इसका सिखा देते हैं, ये मेथड ऑफ ज्वाइंट ए पॉइंट पर सिखा देते हैं। तो आइए ए पर देखते हैं। तो ए पे देखिएगा कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, एच ए अभी दिखा के आए, एफ ए बी, और नीचे से भी ए, और इधर एफ ए एच, और थीटा कितना था, 38.65 डिग्री था। तो अब बताइए बाबू कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, जिसके साथ एंगल लगा रहता है उसको कॉस लिख देते हैं। तो एफ ए एच प्लस एफ ए बी कॉस 38.65, और ऊपर वर्टिकल पे कितना चला जाएगा, एफ ए बी साइन 38.65 डिग्री। कोई दिक्कत, अब बस हम हॉरिजेंटल फोर्स जीरो कर दीजिए और वर्टिकल फोर्स टोटल जीरो कर दीजिए। तो हॉरिजेंटल में कौन कौन फोर्स है, तो एच ए डायरेक्शन देख लीजिएगा, इधरे जा रहा है, ए भी डायरेक्शन इधरे है, तो मतलब सब प्लस हो जाएगा। तो एच ए प्लस एफ ए एच प्लस एफ ए बी कॉस 38.6 डिग्री, 68 इजकल टू क्या हो गया, जीरो। तो एच ए का वैल्यू कितना था, जीरो, एफ एच नहीं पता, प्लस एफ ए बी कॉस 38.68 इजकल टू जीरो, एफ ए एच प्लस एफ ए बी कॉस 38.68 इजकल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 2। टोटल वर्टिकल फोर्स को देख लीजिए, टोटल वर्टिकल फोर्स कितना है, यानी वर्टिकल फोर्स पे कौन कौन है, तो एगो दे ऊपर है एफ ए बी साइन 38.65 डिग्री, और उसी डायरेक्शन में भी ये है, यानी ये भी दोनों प्लस होगा। तो एफ ए बी साइन 38.68 डिग्री प्लस भी ए इजकल टू जीरो। एफ ए बी नहीं पता, साइन 38.6 डिग्री, भी ए का वैल्यू 60 इजकल टू जीरो। अब यहाँ से वैल्यू पता हो गया, तो ये ने प्लस में 60, ये ने माइनस में 60, तो एफ ए बी साइन 38.68 डिग्री इक्वल टू -60। तो एफ ए का वैल्यू आपको पता हो जाएगा, एफ ए बी का वैल्यू -60 बटा साइन 38.68 -96 किलो न्यूटन।
अब इसको पुट कर लीजिए, एफ ए बी का वैल्यू तो निकल गया। अच्छा, ये निगेटिव क्या शो करेगा कि जो आप डायरेक्शन दिए दिखाए हैं वो अपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। यही जो आप डायरेक्शन इधर की ओर दिखा रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन इधर की नहीं है, इधर की ओर होगा, बस यही दिखाता है, ठीक है। टेंसाइल ना हो के क्या है, कंप्रेसिव है, ये दिखा रहा है। निगेटिव आ जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, खाली वहां पे लिख दीजिएगा कि ये निगेटिव शो कर रहा है, कंप्रेसिव, ठीक है। टेंसाइल माने तो कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव माने तो टेंसाइल है, ठीक है। निगेटिव अपोजिट को सिर्फ उल्टा हो जाने से होता है, ठीक है, डायरेक्शन को उल्टा हो जाने से। तब पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन टू क्या था, एफ ए एच प्लस एफ ए बी कॉस 38.68 डिग्री इजकल टू 0। तो एफ ए बी का वैल्यू कितना है, -96, तो -96 पुट कर दिए, तो एफ ए एच इजकल टू 96 कॉस 38 डिग्री, 38.68 डिग्री। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 74.34। इसका जो डायरेक्शन माने तो वो सही है, पॉजिटिव आया मतलब सही है। तो एफ एच का वैल्यू आ गया 74.94 किलो न्यूटन है, एफ ए बी का वैल्यू आ गया -96 किलो न्यूटन। यही मेथड ऑफ जॉइंट हो गया, ठीक है। मेथड ऑफ जॉइंट पे जितने भी फोर्स था सबका वैल्यू निकाल लिए, उसी तरह से आप अगला भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए एफ ए बी का वैल्यू हो गया, एफ एच का वैल्यू हो गया, वी ए का वैल्यू 60 किलो न्यूटन आ ही गया था, एच ए का वैल्यू 0, टोटल वैल्यू आ गया। उसी तरह से अगर आपको हम बी के लिए निकालने बोले तो निकाल लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो हम फिर बता देंगे, ठीक है। द वी का वैल्यू दिया हुआ है, एफ ई डी का वैल्यू थीटा 2, जो थीटा 2 है वो भी कितना था, 38.68 है, तो इसको भी वर्टिकल पे लीजिएगा। वर्टिकल पे क्या हो जाएगा, साइन के साथ एफ ई डी साइन 38.68, और इस पे लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस होगा, ठीक है। तो एफ ई डी कॉस 38.68, तो हॉरिजेंटल टोटल जोड़ दीजिएगा, वर्टिकल टोटल जोड़ दीजिएगा, और 0 के बराबर करके निकाल लीजिएगा, जैसे अभी ए पे निकाले, एकदम सेम प्रोसीजर से, सेम प्रोसीजर, ठीक है। कोई वैल्यू जो वहाँ पे वैल्यू होगा बस उसको पुट करते चल जाना। अगर समझ में आया होगा तो आप पक्का बना लेंगे, ठीक है, और नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, इसको कभी करवा देंगे। तो इसी तरह से सभी जॉइंट पर फोर्स निकाल सकते हैं आप। तो मेनली दो दो गो पे निकाल लीजिएगा, एग्जाम में आए तो हर जॉइंट पे नहीं निकालिएगा, ठीक है। किस पे निकाल लीजिएगा, ए पे निकाल दीजिएगा, बी ई पे निकाल दीजिएगा, जहाँ पे यहाँ पे पिन ज्वाइंट किया हुआ रहेगा, ये फिक्स ज्वाइंट या जो भी हो, तो वहां पे निकाल लीजिएगा, इस पॉइंट पे निकाल के दिखा दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, चलिए। हाउ विल यू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इन फाइंडिंग और द फोर्स इन ए फ्रेम स्ट्रक्चर। तो इसके लिए पहले आप वर्चुअल वर्क आप पढ़े होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, वर्चुअल वर्क नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद उसका प्रिंसिपल बता रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, द नेट फोर्स ऑन द एवरी पार्टिकल मस्ट बी 0, ठीक है। जो होता है क्या, इक्विलिब्रियम में अगर जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए क्या बताए थे आपको, कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन इधर से है, 10 न्यूटन इधर से लगा रहा है, तो क्या होगा कि ये फोर्स ज्यादा हो गया, इधर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा, जो ज्यादा वजन लगाएगा उधर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये तो मोशन हो गया। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई फोर्स ही न बचे। जैसे इधर से 5 न्यूटन लगा रहा है तो इधर से भी 5 न्यूटन लगा रहा है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और नेट फोर्स यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। तो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, द नेट फोर्स ऑन द एवरी पार्टिकल मस्ट बी 0, और प्रत्येक पार्टिकल पे ये फोर्स इसका 0 होगा। पूरा ब्लॉक को देखें फिर भी नेट फोर्स 0 होगा, अगर हम इसके अंदर पार्टिकल्स को देखें उस पर भी नेट फोर्स 0 ही होगा, ठीक है। तो प्रत्येक पार्टिकल पर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। पहला चीज सीखिए, दूसरा चीज सीखिए, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर रियल डिस्प्लेसमेंट आप क्या जानते हैं कि किसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट चेंज होना, एक जगह से वस्तु ए पॉइंट से वस्तु बी पॉइंट पे चला जाए, ए
ए जगह है, कोई ए जगह है और कोई बी जगह है, तो ए से कहाँ चला जाए, बी जाए, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ टाइम में, 5 सेकेंड में, ठीक है, या 10 सेकेंड में, कोई टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो रियल डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टाइम जीरो हो और कुछ डिस्प्लेस्ड कर जाए, टाइम जीरो हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, टाइम कांस्टेंट हो, टी कांस्टेंट हो और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, वस्तु यहाँ से यहाँ आ जाए, तो उसी को हम लोग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कोई दिक्कत, वहां पे टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो और डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो इट इज एन एज्यूम इनफाइनेसिमल चेंज ऑफ सिस्टम कोऑर्डिनेट अकरिंग व्हाइल टाइम इज हेल्ड कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट हो तो बहुत ही कम, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कोई पार्टिकल का बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। और वर्क डन बाई ये फोर्स, फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल पे है तो कॉस थीटा, इस पे गिराएंगे आप नीचे तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा कंपोनेंट। तो जो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ कॉस थीटा एंगल पे है तो वही वर्चुअल वर्क को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस देन द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स फॉर ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि आई पार्टिकल के लिए देखते हैं, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। अब ऑल पार्टिकल को अगर देखें तो दो तरह से वहां पे काम करता है, एक तो हो गया अप्लाइड फोर्स के कारण, जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें अप्लाइड फोर्स के कारण, एक कंसंट्रेट फोर्स के कारण होता है। वो क्या होता है कि जैसे 3 डायरेक्शन है, 3 डायमेंशनल है, 1D 2D 3D है, जे आप पढ़े होंगे, तो कोई दो, कोई फिक्स डायरेक्शन में अगर जा रहा होता तो उसको कंसंट्रेट बोलते हैं, ठीक है, तो उसके कारण जो होता है वो जीरो होता है, तो यानी मिला जुला के सिर्फ वही बच जाता है अप्लाइड फोर्स के कारण, ठीक है, अप्लाइड फोर्स के कारण जीरो। तो दस वर्चुअल वर्क इज द वर्क विच इज डन बाय ऑन द सिस्टम ओनली बाय द अप्लाइड फोर्स। जो वर्चुअल वर्क होता है वर्क डन में वो किसके लिए सिर्फ होता है, किसके, अप्लाइड फोर्स के कारण होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल। तो ये चीज पढ़ाया हुआ है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट वही बोल रहा है कि इट स्टेट्स इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, एंड द सिस्टम बी इमेजिन्ड to undergoes a small displacement consist with the geometrical condition, the algebraic sum of virtual work done by all the forces of the system is zero, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट था उसका। चलिए 7 का बी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, उसको करते हैं। तो ए बी ऑफ स्पान, स्पान 2 मीटर्स होगा, ठीक है, स्पान 2 मीटर्स कितना, सॉरी 5 मीटर्स है, स्पान 5 मीटर्स इज कैरिंग ए पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन, ठीक है, ये पूरा स्पान, इसको स्पान बोलते हैं, जो लेंथ होता है ना उसको हम लोग स्पान बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी ऑफ स्पान 5 मीटर्स इज कैरिंग ए पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम ए से कितना मीटर है, 5 मीटर है, और ये क्या है, 1 सेकेंड, एट ए डिस्टेंस, अच्छा ये लोड की बात बोल रहा है, लोड कितना पे है, तो 2 मीटर पे, तो यहाँ 2 कर दीजिए, ठीक है, 1 सेकेंड। पता नहीं लिखने में, रात में लिखते हैं ना तो नींद उंद रहते रहता तो वैसे लिखा जाता है। चलिए देखिए अब हो गया, सही हो गया, पढ़िए एक बार। ए बीम ऑफ ए बी स्पान 5 मीटर्स, ठीक है, एक ए बी स्पान है जिसका अच्छा ए से सी तक का है ना, ए से सी कितना है, 5 मीटर्स का है। मतलब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में मतलब खाली लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, पता नहीं क्या हुआ,
अब सर याद देते, पहले एक बार हम खुद पढ़ लेते हैं, ठीक है। ए बीम ए सी ऑफ स्पान 5 मीटर्स इज कैरिंग ए पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ए, डिटरमाइन द बीम रिएक्शन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, अब देखिए ए बीम ए सी, ए सी एक बीम है, चाहे ए बी भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चेंज कर लेंगे, जो यहाँ पे स्पान जो 2 डाले हैं 5 डाले वहाँ पे 2 कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो फिगर से समझना है, क्वेश्चन तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ए बीम ए सी 5 मीटर्स का है, कैरिंग ए पॉइंट लोड, जो पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन, इसको पॉइंट लोड बोलते हैं, इसको यूडीएल बोलते हैं और इसको यूवीएल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सब पढ़ना होगा, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे आएंगे सेमेस्टर में, आपको टेंशन नहीं लेना। तो इसको पॉइंट लोड, एक पॉइंट पे लग रहा होता है तो इसको हम लोग पॉइंट लोड बोलते हैं। तो ये क्या, कैरिंग ए पॉइंट लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ए से 2 मीटर पे क्या लग रहा है, 2 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। डिटरमाइन बीम रिएक्शन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो इसमें क्या करना है, इसका डिटरमाइन करना है बीम रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब जो इस पे वर्टिकल फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, आर ए एंड आर बी, उसको निकालना है, ठीक है। तो चलिए आइए निकालते सीखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अ नॉन वर्टिकल रिएक्शन आर ए एंड आर बी, ठीक है, फाइंड द आर ए। सो आर ए इज एज्यूम्ड, रोटेट आर ए अबाउट बी। क्या कर, इस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जैसे स्पान था, ये पॉइंट लोड था कितना पे, 2 किलो न्यूटन पे, ये आर ए था, ये आर बी था, इधर टोटल कितना था, 5 मीटर का था, टोटल कितना का था, 5 मीटर का था, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ठीक है। हम बी के अबाउट क्या करवा रहे हैं, इसको रोटेट करवा रहे हैं, स्पान को क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो रोटेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई रोटेट करेगा तो कोई एंगल बनाएगा, जिसको नाम दे दिए एस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे पॉइंट लोड लगा रहा है वहाँ पे भी कोई डिस्टेंस बनाएगा, जिसको एस सी नाम दे दिए, क्योंकि यहाँ पे सी था तो इसका नाम दे दिए एस सी, ठीक है, इसका नाम दे दिए एस सी, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका नाम दे दिए, ए पॉइंट पे नाम क्या दे दिए, इसका एस ए नाम दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए, एस ए। तो टेन थीटा इजकल टू, आपको पता है पी बटा बी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, एस सी बटा डिस्टेंस इसका पी है इसका एस सी, और बी इसका कितना है 3 मीटर, तो क्या हो जाएगा एस सी बटा 3 मीटर। इसको पूरा मिटा देते, पहले एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए उसके बाद देखिए, तो एस सी बटा कितना हो गया, एस सी बटा 3 हो गया, टेन थीटा इजकल टू। अगर हम इसको बोल ले तो एस ए इजकल टू कितना होगा, टोटल कितना मीटर है, 5 मीटर, तो एस ए बटा 5 मीटर। तो टेन थीटा इजकल टू एस सी बटा 3 इजकल टू एस ए बटा 5। और जो अगर एंगल बहुत ही कम होता है तो टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, अभी नहीं है पढ़ने के लिए, नहीं। तो ये क्या हो गया, टेन थीटा का बराबर हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा इजिकल टू क्या हो गया, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो टेन थीटा इजिकल टू थीटा, ठीक है। तो एस थीटा के नाम से उसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, एस थीटा के नाम से बोल रहे हैं। तो एस सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 × एस थीटा। मतलब टेन थीटा को हम, एंगल बहुत छोटा होता है तो थीटा के बराबर ही हो जाता है, तो एस थीटा इजिकल टू, तो एस सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, अगर हम एस सी का वैल्यू निकालना चाहे तो 3 × कितना हो जाएगा, एस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर एस इसके वैल्यू निकालना चाहे एस ए बटा 5 का, जैसे देखिए एस थीटा इजकल टू एस ए बटा 5, तो इसको एस ए का वैल्यू निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 5 × एस थीटा, 5 × एस थीटा। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, एक बार देख लीजिए फिर से। हम इसको ए के बी के अबाउट इसको क्या करवा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। बी के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं, ए बी को, ए बी जो स्पान है, हम बी के अबाउट इसको क्या करें, रोटेट करें। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एस थीटा है। और ये क्या हो गया आपका, एस सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, एस ए हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया एस ए हो गया, ये एस सी हो गया, ये एस थीटा हो गया, नाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो पी बटा बी एस सी बटा 3,
और अगर फिर इसके ए से वाला को बोल रहे तो ए से बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो टेन थीटा अगर थीटा कम होता है तो थीटा के बराबर हो जाता है, तो टेन एस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा एस थीटा, ठीक है। अब एस थीटा, तो ये जो वैल्यू था टेन थीटा एस थीटा इजकल टू क्या है एस सी बटा थ्री इजकल टू एस ए बटा 5, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा एस सी इजकल टू थ्री एस थीटा और एस ए इजकल टू 5 एस थीटा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, टोटल जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, समेशन ऑफ टोटल वर्चुअल वर्क क्या होता है जीरो होता है। तो आर ए इंटू आर ए कहाँ गया, एक सेकेंड, आर ए इंटू आर ए कहाँ, हाँ एक सेकेंड, इसको हटाते हैं एक ना थोड़ा सा, आर ए इंटू एस ए और 2 किलो न्यूटन। देखिए अगर अपवर्ड है तो इसको प्लस लिखेंगे और ये जो 2 किलो न्यूटन है डाउनवर्ड है तो माइनस में लिखेंगे। तो जो वर्चुअल वर्क है वो क्या हो जाएगा टू ए इंटू कितना एस ए और 2 किलो न्यूटन इंटू एस सी, ठीक है। तो इसको करेंगे आर ए इंटू एस ए और 2 इंटू एस सी इजकल टू 0। एस एस सी का वैल्यू पता है, आर ए इंटू एस ए का वैल्यू कितना था 5 एस थीटा और 2 इंटू एस सी का वैल्यू कितना था 3 एस थीटा इजकल टू 0। तो 5 इंटू आर ए एस थीटा इधर माइनस में तो उधर प्लस में, 2 इंटू 3 इंटू एस थीटा से एस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आर ए इजकल टू कितना हो जाएगा 6/5 1.2 किलो न्यूटन। आर ए का वैल्यू आ गया। चलिए अब इस आर ए का वैल्यू को क्या कर देना है, आर ए का वैल्यू निकल गया ना, यही तो रिएक्शन निकालना था। अब आर बी का वैल्यू निकालना है, तब आर ए के अबाउट रोटेट करवा देंगे, सेम काम अब उल्टा करेंगे। देखिए अभी क्या था पॉइंट बी के अबाउट रोटेट किए थे, अब ए के अबाउट रोटेट कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं ए के अबाउट रोटेट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया एस थीटा हो गया, एस थीटा हो गया। तो ए के अबाउट रोटेट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ई क्या हो जाएगा एस सी हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा एस बी हो जाएगा, बी पर का डिस्टेंस, ठीक है। ये 2 किलो न्यूटन हो गया, ये कितना हो गया आपका आर ए हो गया। तो ए का तो मतलब नहीं, अब आर बी से मतलब है, तो आर बी इंटू एस बी अपवर्ड है तो प्लस ले लेंगे और 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो 2 इंटू एस सी ले लेंगे, ठीक है। तो कहाँ हो गया यहाँ पे, हाँ पहले तो टेन थीटा निकाल लेंगे, एस सी बटा 2 हो जाएगा इजकल टू एस बी बाई 5 हो जाएगा। तो टेन थीटा चार्जर ले लिया तो एस टेन एस थीटा इजकल टू एस थीटा, तो एस थीटा इजकल टू एस सी बटा 2 इजकल टू एस बी बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एस सी इजकल टू 2 एस थीटा एंड ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो एस बी इजकल टू 5 थीटा हो जाएगा। तो वर्चुअल वर्क डन जो है, एक सेकेंड, देखिए अब तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, तो आर बी इंटू कितना हो जाएगा एस बी माइनस 2 एस सी इजकल टू 0। आर बी एस बी का वैल्यू कितना था 5 एस थीटा, एस सी का वैल्यू कितना था 2 एस थीटा इजकल टू 0। एस थीटा से एस थीटा कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू आर बी इजकल टू 4, ठीक है। तो आर बी इजकल टू 4/5 यानी 0.8 किलो न्यूटन, तो ये आर बी का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आर ए का वैल्यू निकल गया, आर बी का वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया हुआ है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 34.3 मीटर हाई। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द फुट ऑफ द टावर। बोल रहा है कि एक टावर है जिसका हाइट, ध्यान से सुनिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में लगेगा हार्ड लेकिन बहुत ही आसान है। एक टावर है, ठीक है, वो टावर का जो हाइट है वो कितना है 34.3 मीटर है। अब इस पर से हम टावर पर चढ़कर
29.4 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल फेंकते हैं, ठीक है। तो बॉल फेंकते हैं तो पहले तो ऊपर बॉल जाएगा, पहले ऊपर बॉल जाएगा, फिर बॉल कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे आएगा यानी फुट तक, ठीक है। इसके फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वही पूछ रहा है। आप अपने छत पे चढ़ जाइए, ठीक है। अपने छत पर से एक बॉल को फेंकिए, बॉल ऊपर जाएगा और फिर नीचे जमीन तक टकराने में जितना टाइम लगा होगा उस टाइम को बताइए। तो देखिए टाइम कौन कौन सा हो जाएगा, पहले तो ऊपर जाने वाला टाइम और फिर नीचे जो आएगा उसका टाइम, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो यही वाला बनाना है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में लग रहा था बहुत हार्ड है। तो देखिए आइए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। When the stone is thrown vertically upward, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 29.4 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच सम हाइट वेयर इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बिकम जीरो। अगर मान लीजिए बॉल फेंके होंगे तो कहीं ऊपर गया होगा, वहां पर थोड़ा देर रुक के भी तो नीचे आया होगा, यानी वहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो। जैसे ही मान लीजिए कि बॉल ऊपर गया, अब यहाँ पे रुका, फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। तो ये वेलोसिटी इसका हो गया जीरो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जितना वेलोसिटी से आप बॉल को फेंके थे, ठीक है। तो 29.4 मीटर पर सेकेंड ये क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है। और कहीं पे जाके और फिर नीचे आया तो आपका फाइनल वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल अपवर्ड विल बी नो डैट यू भी, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, एक पढ़े होंगे जनरल फॉर्मूला, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। भी क्या था, फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू कितना था 29.4 का होल स्क्वायर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, क्योंकि ऊपर अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी का अगेंस्ट जा रहा है तो माइनस मिल रहा है, माइनस 9.48 सॉरी 9.8, जो आपका जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड, नीचे आता है तब, ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में ले लेंगे तो 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू s1। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस गया जो, तो निकल जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, और 29.4 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू 9.8 आ गया 44.10 मीटर, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस गया वो कितना गया, टावर का हाइट कितना था 34.3 मीटर था, और S1 जो ऊपर आउट डिस्टेंस गया वो कितना हो गया 44.10 मीटर, टोटल डिस्टेंस निकल गया। और यहाँ से जो ऊपर जाने में लगा था टाइम t, और नीचे में आने लगा वो टाइम t2, और दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हाइट निकाल ली हम लोग, अब हाइट निकाल लिए तो ये निगेटिव क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल था, तो इसलिए निगेटिव में ये वाला वैल्यू है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। u इजकल टू, अब क्या होता है, u हमको t1 निकालना है, मतलब टाइम निकालना है, तो u इजकल टू v प्लस at, u का वैल्यू जीरो, 29.4 प्लस जी का वैल्यू कितना 9.8 इंटू टी वन है, तो टी1 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 3 सेकेंड। कौन सा, जब वो इनिशियल वेलोसिटी था यू वाला, मतलब जब फेंके थे, जब ऊपर फेंके तो कितना टाइम लगा था, जो अभी डिस्टेंस आया ना 44.10 मीटर, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था 3 सेकेंड। यानी टावर से ऊपर बॉल फेंके तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा 3 सेकेंड, ठीक है। वहां से क्या हो गया था, वेलोसिटी जीरो हो गया था, बिकॉज व्हेन इट रीच एट हाइट डिस्टेंस फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, सो रीच 44.10 मीटर। कितना टावर से ऊपर गया 44.10 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर हाइट कितना था, टावर का हाइट कितना था 34.3 मीटर था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 44.10 प्लस 34.3 78.40 मीटर। व्हेन इट फॉलिंग, जब वो नीचे गिरेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 78.40, क्योंकि टावर से ऊपर कितना 44.10, और टावर का हाइट कितना 34.3, तो नीचे आएगा ना उसका पैर तक, मतलब टावर जहाँ नीचे है फ्लोर पे वहां तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो 78.40 मीटर, ठीक है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी u इजकल टू जीरो, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का वैल्यू 78.40, u का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टी का प्लस
1/2, ए का वैल्यू 9.81, ए जी क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है, नीचे आ रहा है तो आप प्लस में लेंगे, ऊपर जा रहा है तो निगेटिव में लिए थे, टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेंगे आप, कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो 3 सेकेंड जाने में और 4 सेकेंड आने में, टोटल डिस्टेंस 4 सेकेंड ले रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं सोचेगा कि सर पहले तो ये टावर है तो पहले ही गया 3 सेकेंड में, अब फिर ये क्या हो गया, टोटल 4 सेकेंड में नीचे आ गया ये। ठीक है, जाने में इसको लगा 3 सेकेंड, ठीक है, आने में फुट तक लगा इसका 4 सेकेंड, तो यानी 4×3 कितना हो गया, टोटल 7 सेकेंड लगा। ठीक है, आप अपने छत पर से बॉल फेंके, मान लीजिए यही सब डिस्टेंस वेलोसिटी रहेगा, तो अपने छत पर से बॉल फेंके, फिर उसको नीचे आने में कितना सेकंड लगेगा, 7 सेकंड लगेगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द टर्म एनर्जी एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बाबू तो आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत पढ़े होंगे। एनर्जी क्या है, द एनर्जी में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो द एनर्जी में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ईटीसी। ठीक है, और इसका यूनिट होता है जूल या किलो जूल में हम बोल सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पता होगा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, आप पता है ना, ये कोई हाइट पे जाता था mgh और इसका काइनेटिक एनर्जी ½ mv² हो गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए आठवां का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 बॉडीज ऑफ मास 15 kg एंड 5 kg। दो वो बॉडी है जिसका एक बॉडी का मास कितना है, 15 kg है, दूसरे बॉडी का मास कितना है, 5 kg है। आर अटैच टू द 2 ends ऑफ ए फ्लेक्सिबल रोप। एक रोप से क्या है, अटैच्ड है। विच इज पास्ड ओवर ए पुल्ली ऑफ मीन रेडियस 200 mm, having a mass of 10 kg and radius of gyration 150 mm. Find the acceleration of masses and pull on the either side of the rope. ठीक है, गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, m1 दिया हुआ है 15 kg, m2 दिया हुआ है 5 kg, और जो रेडियस दिया हुआ है 0.2 मीटर है, और रेडियस जो मास ऑफ द पुल्ली 10 kg है, पुल्ली का मास 10 kg है, और रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है इसका 150 mm यानी 0.15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही एक सिंपल सा एक्सेलरेशन देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, m1 - m2 फार्मूला है, याद कर लेंगे। रेडियस जो मोमेंट आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रेडियस ऑफ जायरेशन r है। ठीक है, तो r² प्लस रेडियस का स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2, और रेडियस ऑफ जायरेशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन जो दिया हुआ है 150 mm, उससे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे mr² करके। तो ये फार्मूला सबको पता है, इसी फार्मूला में पुट करना है। तो जी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसी फार्मूला में पुट करना है। तो जी का वैल्यू पता है, m का वैल्यू पता है, m2 का वैल्यू पता है, रेडियस पता है, m1 पता है, m2 पता है, खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे कैसे, m² यानी मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो मास कितना है 10 है, और रेडियस ऑफ जायरेशन कितना था 0.15 था, का होल स्क्वायर यानी 0.225 kg मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 0.225 kg मीटर स्क्वायर। इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.81, m1 का वैल्यू 15 - 5 0.225 बटा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, एक्सेलरेशन निकल गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 3.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
पुल ऑन आइदर साइड ऑफ द रो। अगर 15 kg वाला पहला केस में देख रहे हैं कि अगर पुल इन द रोप विथ 15 kg मास, 15 kg वाला मास खींचेगा, इस फिगर से देखिए, फिगर से पता चलेगा, 15 kg वाला मास खींचेगा तो P1 ये अगर इसका जा रहा है इधर से तो ये क्या हो जाएगा G माइनस ए, यानी आप पढ़े होंगे इसको, मास इंटू फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया P1 इजकल टू M1 G माइनस ए। यही अगर 5 kg वाला खींचेगा तो क्या हो जाएगा A प्लस G हो जाएगा, ठीक है। तो एम बर का वैल्यू कितना 15, जी का वैल्यू 9.8, एक्सेलरेशन जो आया, एक्सेलरेशन अभी निकाल के लाए तो एक्सेलरेशन 3.82 हो गया, ठीक है। तो 3.82 पुट करेंगे वैल्यू 89.7 हो गया। यहाँ पे m2 का वैल्यू पुट करेंगे, अगर 5 kg वाला मास को आप खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या m2 a प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। तो 3.82 प्लस 9.8 68.1 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब 9 का ए देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, तो प्रूफ तो अभी इसमें पूछा नहीं है, प्रूफ पूछेगा तो प्रूफ आगे करवा देंगे। तो डिफरेंशिएट मतलब कैसे इक्वेशन आता है, जो differentiate the equation for the stiffness of two spring when they are arranged in series and parallel, ठीक है। तो अगर दो स्टिफनेस है, जैसे कि डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ द स्टिफनेस ऑफ टू स्प्रिंग व्हेन दे आर अरेंज्ड सीरीज, दो गो स्टिफनेस है उसको सीरीज और पैरेलल में कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, मतलब कैसे इक्वेशन आता है। लेकिन यहाँ सिंपल सी इक्वेशन पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ कंसीडर टू हेलिकल स्प्रिंग इन सीरीज एज शोन इन फिगर। We know that in this case both the spring will be subjected to the same load, ठीक है। सेम लोड लेना है यहाँ पे। S1 जो हो गया स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग हो गया, एक सेकेंड, और S2 क्या हो गया बाबू आपका, S2 हो गया स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग 2, मतलब S1 S2 मान लिए उसके स्टिफनेस को। तो अगर हम बारी बारी से सजाते हैं तो नाउ बोथ द स्प्रिंग में बी एज्यूम टू बी रिप्लेस्ड बाई इन इक्विवेलेंट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस इज सच दैट, दो जो सीरीज में, अगर पहला हम ले रहे हैं सीरीज में जानते हैं ना, एक ही दिशा में सब जुड़ता है, एक ही डायरेक्शन में सब जुड़ता है। जैसे यहाँ पे S1 है, S2 है, इसी को हम जैसे इक्वेशन निकालेंगे, प्रूफ करेंगे, तो वो आगे शायद पूछा है, किसी ईयर्स में पूछा है तो वहाँ पे करवा देंगे। अभी सिर्फ इक्वेशन बनाना है। तो सीरीज में जो होता है ना, सीरीज में होता है जैसे S1 है S2 है, तो इसका कोई इक्विवेलेंट लेंगे तो उसका जो इक्वेशन होगा वो होता है 1/s इक्वल टू 1/s1 प्लस 1/s2, ठीक है। तो ये होता है सीरीज में इक्वेशन, सीरीज में तो 1/s इक्वल टू 1/s1 प्लस 1/s2, ये हो गया सीरीज में। अच्छा, कोई सोच नहीं लेंगे कि सर सीरीज में तो S1 प्लस S2 होगा, ऐसा नहीं है, ये इसका प्रूफ करेंगे वहां पे देखिएगा। तो सीरीज में आता है 1/s इक्वल टू S1 प्लस S2 बटा S1 प्लस S2 इंटू S2, ठीक है। अब आते लेट अस कंसीडर टू हेलिकल स्प्रिंग इन पैरेलल। पैरेलल में मतलब एक तरह से कहें तो जस्ट अपोजिट होता है, जो इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे, यानी रेजिस्टेंस जो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके पैरेलल वाला, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट मान सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ करके दिखाएंगे तो वहां से पता चलेगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो बस इतना काफी है। लेट अस कंसीडर टू हेलिकल स्प्रिंग इन पैरेलल। पैरेलल में फिगर में देखेंगे S1 स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग S1 हो गया, S2 स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग S2 हो गया। नाउ बोथ द स्प्रिंग में आल्सो बी एज्यूम टू बी रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेसेस सच दैट, दो को पैरेलल है तो पैरेलल को हम लोग किस में जोड़ते हैं, कैसे रखते हैं, S इक्वल टू S1 प्लस S2। तो इसको जब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में तो उसको प्रूफ करके भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो 9 कभी में है, ए 4 kg मास हैंग एट ए वन एंड ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग एंड इज लेट वाइब्रेटिंग वर्टिकली, द मास मेक एंड वाइब्रेशन पर सेकेंड डिटरमाइन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पे क्या निकालना है, स्टिफनेस निकालना है। बस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, T इक्वल टू कितना था 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन स्टिफनेस।
तो यहाँ से टाइम जो पीरियड है पाई आपको पता है, मास पता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 पाई अपॉन, तो देखिए मास का वैल्यू दिया हुआ है, स्टीफनेस आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी एन इजकल टू दिया हुआ है 2 वाइब्रेशन पर सेकेंड यानी 2 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इजकल टू पढ़े होंगे 1/t होता है, ठीक है, 1/t होता है। तो यहाँ से हम t का भी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 2 इजकल टू 1/t, तो t इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो टी इजकल टू क्या था 2 पाई अंडर रूट m अपॉन स्टिफनेस, मास अपॉन स्टिफनेस। तो टी का वैल्यू एन इजकल टू 1/t यानी टी इजकल टू 1/n, तो यानी 1/2 0.5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड पता चल गया, 2 पाई तो पता ही है, मास पता ही 4, एस का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो एस इजकल टू 0.5, 2 पाई इधर गुना में, तो इधर भागा में अंडर रूट 4/s स्टिफनेस। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो गया 0.5/2 पाई का होल स्क्वायर इजकल टू 4/s। तो एस इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टी मतलब एस इधर आ जाएगा, तो 0.0063 यहाँ पे आ जाएगा, यानी स्टिफनेस 631.65 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। स्टिफनेस निकालना हो, फ्रीक्वेंसी दिया रहे और मास दिया रहे, तो आराम से टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन स्टिफनेस, यहाँ से स्टिफनेस आप आसानी से निकाल लेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। तो पेंडुलम तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी, 12th में, 10th में, 8th में, 9th में, सिंपल पेंडुलम सब है। अंडर व्हाट कंडीशन इट्स मोशन इज रिगार्डेड एज सिंपल हार्मोनिक। ए सिंपल पेंडुलम इट इन इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ ए हैवी बॉब सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ ए लाइट inextensible flexible string and the other end of the string fixed at O as shown in figure, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक फिगर है, O पॉइंट है, यहाँ से कोई एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉब होगा, ठीक है, एक बॉब होगा जो क्या करता है, एक साइकिल में अपने क्या करता है, यहाँ से यहाँ जाता है एक टाइम पीरियड में एक साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक का एक साइकिल बोलते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। और एल क्या है, इसका लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है, तो एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, और एम इसका जो मास ऑफ द बॉब हो गया, ठीक है, एम जो है मास ऑफ द बॉब है। तो बस यही लास्ट है आज का, ठीक है। अब हम लोग 2020 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2020 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच।